हेलो वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग भी बहुत अच्छे हो। तो आज का जो हम लोगों का वीडियो है वो आगे अगला टॉपिक जो हम लोग ने लेके आए वो हम लोग जो लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखे थे उसका ही कुछ हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस और कुछ एप्लीकेशंस लेके आए हैं इस वीडियो में। तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो जो है वो पूरा का पूरा लास्ट तक देखना, तो आपको सारा का सारा कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको मैं एक एक कंसेप्ट दूंगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला। तो वेलकम एवरीवन वंस अगेन टू अ वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो पिछला जो हम लोगों का लेक्चर हुआ था उसके अंदर जो हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ एक्टिविटी देखे थे और फिर हम लोगों ने उससे फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बनाया था, जो कि ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर आप एक कंडक्टर एक वायर को रखते हो और आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो, या तो आपका कंडक्टर उसके ऊपर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता है, तो उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाता है, राइट। तो आज हम लोग क्या करने वाले, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आ रही है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बन रहा है और जो मोशन हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कट कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे होगा, क्या कंडक्टर का मोशन करवाना पड़ेगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड को मोशन देना पड़ेगा, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे। तो हम लोगों को फैराडेस लॉ ये बोलता है कि सपोज आपके पास कोई एक मैग्नेट है, जैसे हम लोग ने लास्ट एक्टिविटी में देखा था, एक हमारे पास मैग्नेट है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, एक मैंने वायर लिया, ऐसे मैं बार बार क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसको चेंज कर रहा हूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा हूं, तो इसके अंदर क्या करंट दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस हो रहा था, ये फैराडेस का लॉ था। अब हम लोग ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे, राइट। तो अब जैसे हम लोग ने कि लेफ्ट हैंड रूल जो देखा था फ्लेमिंग्स का, उसमें क्या बोलता है कि आपको लेफ्ट हैंड लेना और आपको थंब इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर को क्या करना है, आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना। तो सेम चीज यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो टोटली मैग्नेटिक इफेक्ट जो हम लोग ने सीखा था, जिसके अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर मोशन करने लगता है, इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जस्ट इसका उल्टा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। तो यहाँ पे उसमें हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे अगर सिस्टम उल्टा है तो हम लोग ने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दैट इज उसका उल्टा यूज कर लिया, ओके। तो देखते हैं हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड लेना है, उसके अंदर थंब इंडेक्स फिंगर और क्या ये मिडल फिंगर, ये तीनों को आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर रखना है, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यू कैन सी ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री, और ये और थंब भी कैसे हैं 90 डिग्री पे। तो ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब अगर सपोज ये जो हमारा थंब है ये मोशन के बारे में बात करेगा, ये हम लोगों को डायरेक्शन बताएगा कि कौन से डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, कौन से डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। और ये जो इंडेक्स फिंगर ये अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, तो जो हमारा थंब बचा है वो थंब हमेशा हम लोगों को करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा सिस्टम के अंदर उसके बारे में बताएगा। अगेन वंस अगेन, अगर थंब हम लोगों को मोशन के बारे में बताएगा, यानी कि कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मोशन का डायरेक्शन बताएगा। इंडेक्स फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा तो हमेशा जो हम लोगों का मिडल फिंगर ये इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के लाइन में ही होगा, ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ही बताएगा। लेट अस सी, इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमें बोल रहा है सपोज आपके पास कोई सिस्टम है जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, राइट। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूं इसको, मैं यहाँ पे इस तरीके से, ये मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड मैंने ये क्या किया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर करके रखा, राइट। तो अभी जैसे जैसे मेरा सिस्टम बनता है मैं वैसे बना लेता हूं। तो देखो यहाँ पे ये मेरा ये वाला एक्सिस मेरा इंडेक्स फिंगर के डायरेक्शन में, ये वाला एक्सिस मेरे थंब के डायरेक्शन में, तो ये वाला जो एक्सिस है जेड एक्सिस ये मेरे मिडल फिंगर के डायरेक्शन में। तो मैं इस हिसाब से लिख लेता हूं, ये थंब है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये हम लोगों का थंब है, ये सपोज इंडेक्स फिंगर है, अगर ये इंडेक्स फिंगर है ओके, तो ये क्या बचेगा, ये मिडल फिंगर, ओके। अब ये दोनों को सॉरी ये तीनों को आपको क्या करना है, ये तीनों को म्यूचुअल परपेंडिकुलर रखना, ऑब्वियसली म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, जो कि ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा, बट हमारा बोर्ड जो है वो 2D है, इसके लिए इस एक्सिस को हम बाहर की तरफ नहीं बना सकते, तो मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अभी ये बोलता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बोलता है अगर थंब आपको मोशन का डायरेक्शन बता रहा है, मोशन का डायरेक्शन बता रहा है कौन, थंब, इंडेक्स फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है,
तो हमेशा मिडल फिंगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। इसको और भी हम लोग एप्लीकेशन देख के समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। तो अगर हम लोगों का थंब मोशन का डायरेक्शन बताएगा, तो इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, तो डेफिनेटली जो मिडल फिंगर है वो हम लोगों को करंट का डायरेक्शन बताएगा। इसको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल सपोज ये आपके पास नॉर्थ पोल है या आपके पास साउथ पोल है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या किया, एक वायर रख दिया, कंडक्टर रख दिया, ओके। अभी सपोज यहां पे हम क्या करते हैं, ये जो साइड है सपोज इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी साइड और ये सी डी साइड, ठीक है। मैं क्या करता हूं, ए बी साइड को मोशन देता हूं, मैं खुद से मोशन देने वाला हूं। तो ये अंदर, मैं बोलता हूं इसको अंदर मोशन देता हूं, मतलब ये जो आपका ए बी सी डी है इसको मैं ऐसे रोटेट करने वाला हूं, मतलब ए बी साइड जो है वो अंदर की तरफ जाएगा और जो सी डी साइड है वो बाहर की तरफ आएगा, राइट। मतलब ए बी साइड का मोशन किधर है, अंदर की तरफ। ए बी साइड किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है। ए बी साइड किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। तो इसके ऊपर मोशन जो मैं देने वाला हूं वो अंदर की तरफ देना, और ये मोशन देना, और इसकी तरफ ये बाहर की तरफ आएगा तो इसका मोशन बाहर की तरफ होगा, ओके। इस तरीके से आपको पता है नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखते हैं करंट कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ओके। अब देखो जब ये रोटेट होगा, ये जो कॉइल है आपका, कंडक्टर रोटेट होगा, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो फील्ड लाइंस आ रहे हैं वो भी चेंज होंगे, और यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम है कि कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक है वो अगर लगातार चेंज हो रहा है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कौन से डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो मैं इसको घुमाने वाला हूं, मैं ऐसे घुमाने वाला हूं जहां की ए बी अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन कौन से कंसेप्ट से देखना है आपको, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एक एक कंसेप्ट आपको मिलेगा, एकदम ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ए और बी को अंदर की तरफ मूव करने वाले और सी और डी को बाहर की तरफ, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, तीनों फिंगर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लेना, ठीक है। अब मोशन हमारा किधर होगा, तो हमारा जो मोशन है थंब मोशन का डायरेक्शन बताता है, तो थंब मोशन का डायरेक्शन बताया, मेरा मोशन अंदर हो रहा है तो मैंने थंब को अंदर के डायरेक्शन में कर लिया, थंब को अंदर के डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो आप, नॉर्थ से साउथ इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, तो इंडेक्स फिंगर इधर जा रहा है, थंब इधर जा रहा है। तो अब देखो मिडल फिंगर किधर है, नीचे, इसका मतलब ये वाले साइड ए बी साइड में देखो थंब फोर्स अंदर, मोशन अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इंडेक्स फिंगर, तो जो हमारा मिडल फिंगर वो डायरेक्शन बता रहा है नीचे की तरफ, इसका मतलब इस वाले साइड में करंट नीचे की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये डायरेक्शन है करंट। सेम हम लोग सीडी डायरेक्शन में देखते हैं, आपको क्या करना है, आपको वापस से तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लेना है। अभी मैंने आपको बताया सीडी डायरेक्शन में हम लोग फोर्स बाहर की तरफ दे रहे हो, यानी कि ये बाहर आने वाला है, यानी कि मोशन का डायरेक्शन किधर है, बाहर, तो आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है, राइट। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लिया अब मैंने। अब यहाँ पे जो थंब है वो बाहर की तरफ हम लोगों को करना है, राइट। थंब हम लोगों को किधर करना है, बाहर की तरफ करना है, तो मैं थंब को बाहर की तरफ कर लूंगा, ये थंब बाहर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन तो ऐसे है, ये ऐसे है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कुछ तो सिस्टम करना पड़ेगा, लेट अस, हाँ ऐसे कर लेता हूं, चलो। अब देखो सीडी पे फोर्स बाहर लग रहा है, थंब डायरेक्शन मोशन का बताएगा, यानी सीडी जो है बाहर आने वाला है, इधर आने वाला है। ये देखो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, नॉर्थ से साउथ इधर ही जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एकदम परफेक्ट है। तो मिडल फिंगर ऊपर की तरफ दे, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ऊपर की तरफ, यानी कि ये वाले सर्किट में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, किधर होगा, ऊपर की तरफ, और इस तरीके से इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एकदम परफेक्ट रूल है जो आपको इंड्यूस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होने वाला है उसके करंट का डायरेक्शन बताता है। आई होप सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन को आपको अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट करना है, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग और भी कुछ करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पढ़ने के लिए ठीक रहेगा। ओके, तो मिटा देता हूं मैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डीसी करंट एंड एसी करंट, ठीक है। डीसी करंट एंड एसी करंट, ये वाला टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। डीसी करंट एंड एसी करंट,
अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते क्या होता है। अब हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये देखा कि अगर आप किसी भी कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड जो उसके ऊपर लिंक हो रहा है, आ रहा है या कहीं पे है, आप उस कंडक्टर से उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो तो उस कंडक्टर में ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है, राइट। अब ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है, इस करंट के नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो करंट जो है वो दो तरीके का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर। उनके कुछ बिहेवियर के वजह से ये करंट दो तरीके का हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक होता है डीसी करंट, एक होता है एसी करंट। तो सब लोगों को एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखना है, पूरा लास्ट तक देखो, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा। तो डीसी और एसी दो टाइप के मैंने आपको करंट बताई है, इनके बिहेवियर की वजह से होता है। तो लेट अस सी कि डीसी करंट क्या होता है। तो डीसी करंट जो होता है बेसिकली, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, ये टाइम का ग्राफ प्लॉट किया मैंने, यहाँ पे वोल्टेज बताऊंगा या तो करंट बताऊंगा, ठीक है। वोल्टेज बताओ या तो करंट बताओ, ठीक है। तो अभी हम लोग ने एक सर्किट में सप्लाई लगा के रखा है और वो सप्लाई से करंट एक सर्किट में फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सर्किट भी बना देता हूं। यहाँ पे आपके पास एक सर्किट है, ये ठीक है, माइनस प्लस, यहां से कुछ वोल्टेज लगा है जिसकी वजह से कुछ करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग ने जैसे इसको ऑन किया, करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके अंदर अगर हम लोग ने देखा कि जब ये करंट, ये सॉरी, ये सर्किट स्टार्ट नहीं, ओपन नहीं है, तो उस टाइम पे करंट तो जीरो रहेगा, कोई करंट नहीं, तो जीरो टाइम पे जीरो करंट। फिर मैंने देखा जैसे एक सेकेंड हुआ, जो हमारा करंट है इसमें फ्लो होने लगा। तो ये एक सेकेंड हम लोग मान लेते हैं, ये 2 सेकेंड मान लेते हैं, ये 3 सेकेंड मान लेते हैं, 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। अभी जैसे ही 0 के बाद 0.1 हुआ, फटाक से हम लोग ने सर्किट को क्या किया, क्लोज किया और इसमें से करंट फ्लो होने लगा। तो जैसे 0.1 जस्ट इसके बहुत कम टाइम में मैंने बोला कि इसके अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, 1 2 3 एम्पियर में करंट, ठीक है, ये वोल्ट में, टाइम सेकेंड में। तो जैसे ही हम लोग ने इसको क्लोज किया सर्किट को, 0 सेकेंड के बाद जस्ट तुरंत बाद बहुत कम टाइम में करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना। मान लेते 1 एम्पियर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो, ये आपको ग्राफ मिला, इधर पॉइंट मिला। फिर अगले 1 सेकेंड के बाद हम लोग ने देखा 1 सेकेंड हुआ, वापस से हमने यहां से चेक किया, वापस से 1 एम्पियर करंट मिला। फिर 1 सेकेंड बाद वापस से चेक किया हम लोग ने, 1 एम्पियर करंट मिला। फिर से मैंने चेक किया, 1 एम्पियर करंट मिला। फिर से मैंने चेक किया, 1 एम्पियर करंट मिला, राइट। फिर मैंने चेक किया, चलो मानते हैं हम लोग करंट बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, करंट बढ़ गया और ये 2 एम्पियर हो गया। फिर से 2 एम्पियर, फिर मैंने इसको जोड़ दिया, राइट। अब देखो ये जो हमारा ग्राफ ऑब्टेन हुआ, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि जो वोल्टेज है वो वोल्टेज अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। वो वोल्टेज अपने डायरेक्शन को चेंज, वैल्यू को चेंज कर भी सकता है, वैल्यू बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। देखो ये वाले टाइम इंटरवल पे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया था, फिर इतने टाइम इंटरवल पे इसके अंदर इतना चेंज आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इतने टाइम इंटरवल पे वापस से अपने वैल्यू को कांस्टेंट रखा, तो वैल्यू कांस्टेंट होना इज डन, फाइन, इसे हम लोग डीसी करंट बोलेंगे। लेकिन ये कंपलसरी नहीं कि डीसी करंट में वोल्टेज कम या ज्यादा नहीं होगा, वोल्टेज कम भी हो सकता है, वोल्टेज ज्यादा भी हो सकता है, बट द कंपलसरी कंडीशन इज, इस केस में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। हमेशा करंट जो है इस सर्किट में यहां से अगर फ्लो हो रहा है तो यहां से ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होगा, हमेशा ऐसे ही फ्लो होते रहेगा। तो आपका जो ग्राफ है वो इस एक्सिस के ऊपर ही हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ बनते रहेगा। तो ये स्ट्रेट भी हो सकता है, ये थोड़ा सा आपका लीनियर भी हो सकता है, विथ इंक्रीजिंग वैल्यू आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो ऐसा करंट जो कि टाइम के हिसाब से अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, वैसे करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट, डीसी करंट बोलते हैं, दैट इज डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट की वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है ओवर ए गिवन टाइम, डायरेक्ट करंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, डायरेक्ट करंट की वैल्यू कम भी हो सकती है, बट डायरेक्ट करंट जो है वो अपने डायरेक्शन को कभी चेंज नहीं करता। अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, देखो अगर हम लोग ने सेल की पोलैरिटी चेंज की
तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा फ्लो होने का, लेकिन उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। करंट जो है जिस डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया एक बार फ्लो होना, उसी डायरेक्शन में वो फ्लो होता रहता है। तो ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डीसी करंट बोलते हैं। ए करंट हैविंग ओनली वन डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज डीसी करंट। ए करंट हैविंग ओनली वन डायरेक्शनल फ्लो इज कॉल्ड एज डीसी करंट। तो मैं यहाँ पे डीसी करंट का यहाँ पे डेफिनेशन लिख दूंगा। डीसी करंट मीन्स डायरेक्ट करंट, ए करंट हैविंग वन डायरेक्शनल फ्लो लिख देते हैं, इज कॉल्ड एज डीसी या डायरेक्ट करंट। ओके, एक कंडीशन लिखेंगे, डायरेक्ट करंट कैन बी कांस्टेंट, ये हमेशा सेम रह सकता है, कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज। ये डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, बट ये डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। अब हम लोग बात करेंगे एसी करंट की, ठीक है। तो जब हम लोग एसी करंट की बात करते हैं तो इसका नाम ही है अल्टरनेट करंट, यानी कि कुछ तो इसके अंदर अल्टर होने वाला है, अल्टरनेट करंट, राइट। एसी दैट इज अल्टरनेट करंट, ठीक है। ये हमारा डीसी सिस्टम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ डीसी करंट, राइट, डीसी करंट। ये क्या है? हमारा एसी करंट, अल्टरनेट। अभी इन केस ऑफ एसी करंट, एसी करंट में क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास एक ग्राफ है, यहां पे हम लोग करंट ले लेते हैं, यहां पे हम लोग टाइम ले लेते हैं, सेकंड में होगा, ये मिली एम्पियर है, एम्पियर कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक सर्किट बना लेते हैं, रेजिस्टेंस लगाना है तो लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है, ठीक है। यहां से वोल्टेज दिया, यहां से कुछ करंट आई फ्लो हो रहा है। अब देखो अल्टरनेटिंग करंट का नियम क्या होता है कि इसके अंदर हाफ रोटेशन के बाद जो करंट है ना वो अपना डायरेक्शन बदल लेता है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि एक रोटेशन, एक मेरे पास कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर मेरे पास कॉइल है, ठीक है। तो सपोज ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल मान लो ए बी सी डी, तो ये यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे घूमता है, ये घूमता है, घूमता है, घूमता। अब क्या हो गया? इसका हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये जो मेरा पाम है वो किधर आ गया? उसके उल्टे डायरेक्शन में आ गया, तो ये हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया, राइट। उसके बाद इसके बाद ये वापस से आएगा, एक वापस से रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है तो करंट अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो मान लेते हैं एक रोटेशन होने के लिए 4 सेकेंड लगता है, मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड, ठीक है, ये 0। यहाँ पे मान लेते हैं 1 एम्पियर करंट है, यहाँ पे मान लेते हैं 2 एम्पियर करंट, यहाँ पे मान लेते हैं -1 है, यहाँ पे मान लेते हैं -2, ठीक है, ओके। तो मैंने आपको क्या बताया कि हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता है, राइट। कैसे चेंज होता है? तो मैंने बताया आपको हाफ रोटेशन का मतलब क्या। ये आपका कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ए बी सी डी। अभी आपको पाम दिख रहा है, तो जब इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? हाफ रोटेशन हो जाएगा, राइट। हाफ रोटेशन के बाद जब इसको मैं ऐसे वापस से आपके सामने ला दूंगा तो ये एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। तो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड में घूमने के लिए किसी भी कॉइल को 4 सेकंड लगता है पूरा एक रोटेशन करने के लिए, तो हाफ रोटेशन करने के लिए कितना लगेगा? 2 लगेगा, यस। तो अब देखो जरा ध्यान से, अब इसके अंदर करंट आ रहा है, यहां से हम लोग ने वोल्टेज एसी दिया है, तो एसी वोल्टेज कहां पे बन रहा है? जहां पे जनरेट हो रहा है या तो आपके पावर सोर्स में आ रहा है, उसके अंदर एक साइकिल यानी कि एक रोटेशन कॉइल का कंप्लीट करने के लिए 4 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा? 0 टाइम में तो कोई करंट, जब ये सर्किट टोटली ओपन है, दैट इज की को आपने बंद नहीं किया, जैसे आपने बंद किया की को, तो आप देखोगे 1 सेकंड, मैंने आपको बताया 4 सेकंड लगने वाले, तो 1 सेकंड में क्या होगा? इतना रोटेशन होगा। तो इतने रोटेशन पे आप देखोगे कुछ वैल्यू आपको देगा, कुछ वैल्यू देगा, मान लेते 2 दिया, तो 1 सेकंड में आपको 2 वैल्यू देगा, 1 सेकंड 2 वैल्यू। उसके बाद आप देखोगे दूसरे सेकंड जब होगा यहां से यहां पे, तो वापस से करंट क्या हो गया? 0 हो गया, मान लेते 0 हो गया, ऐसे अभी कंसिडर करते, तो 0 यहाँ पे 2 सेकंड करंट 0। फिर 3 सेकंड हुआ, तो अब देखो
1 सेकंड में यहाँ पे पहुंचेगा, 2 सेकंड, मैंने आपको बताया कि 4 सेकंड ही एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए है, तो हाफ रोटेशन कितने टाइम में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, तो 2 हो गया, हाफ रोटेशन हो गया। अब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो ये यहाँ पे आया और ये मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको बताया 2, तो जैसे तीसरा सेकंड होगा, तीसरे सेकंड पे ये क्या दे देगा, 2 वैल्यू दे देगा, और फिर 4 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, वापस से 0 दे देगा। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो आप ये देखोगे कि आपका जो ग्राफ है इस तरीके से आ रहा है, राइट। तो अगर ग्राफ इस तरीके से आ रहा है तो आप देख सकते हो ग्राफ में वोल्टेज तो बढ़ रहा है, यानी कि करंट बढ़ रहा है, कम भी हो रहा है, फाइन, लेकिन डायरेक्शन भी तो चेंज हो जा रहा है, पहले ऊपर था अभी नीचे, नेगेटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो एक साइकिल में जब कॉइल में करंट यहां से स्टार्ट होकर यहां पे वापस आता है, तो एक साइकिल में करंट इधर जाने के बाद वापस से रिटर्न हो जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर रिटर्न हो जा रहा है, 0 मैक्सिमम, फिर से 0, फिर मैक्सिमम, राइट। तो 0 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम पे गया, फिर से 0 पे आ गया, अब उल्टे डायरेक्शन में मैक्सिमम पे जाएगा, फिर से 0 पे आएगा। आप वापस से, आपके पास एक कॉइल है, करंट ऐसे गया 0 पे, अभी 0 से मैक्सिमम पे गया, 1 सेकेंड हुआ, फिर दूसरे सेकेंड में 0 पे वापस आ गया, फिर जब तीसरा सेकेंड होगा तो करंट उल्टे डायरेक्शन में मैक्सिमम पे जाएगा और चौथे सेकेंड में 0 पे वापस से आ जाएगा। तो इस तरीके का बिहेवियर एसी सर्किट में करंट दिखाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करंट क्या हो रहा है, डायरेक्ट हर हाफ रोटेशन के बाद अपने आप के डायरेक्शन को चेंज करा है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसी सर्किट में हमेशा वोल्टेज इस सिंबल से डिनोट करते हैं, डीसी सर्किट में इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये जो बना है इस वेव को साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं, इसको आप साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं, साइनोसॉइडल वेव। तो हमारा एसी नेचर हमेशा साइनोसॉइडल होता है, इसको आप बोल सकते हो ऑसिलेट हो रहा है, क्या बोल सकते हो, ऑसिलेट हो रहा है, क्योंकि इसके बाद ये वाला नेचर वापस से आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे टाइप के करंट को क्या बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया डीसी और एसी करंट के बारे में। तो ऐसे ही जितने भी वीडियो, ये वीडियो को अगर आप वापस से पहली बार देख रहे हो तो ये वीडियो को पूरा देखना, और इस जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं वो टॉपिक को देखने से पहले पिछला वीडियो अगर आप देख के आओ तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आई होप कि आपको सच में अच्छे से क्लियर हो रहा है, आपको बहुत बहुत अच्छा समझ में आ रहा है हमारे चैनल से। अगर ऐसा है तो आप जरूर इसको लाइक करो, और जो भी डाउट है आपको उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हमारे अदर सोर्सेज के, जहां पे आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, हमारे वेबसाइट पे भी आप जाकर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, सो हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एप्लीकेशन है। यानी कि हम लोग इतना सारे सब सीखने के बाद इसको हम लोग अपने लाइफ में कैसे यूज करते हैं हमारे लाइफ कंफर्टेबल बनाने के लिए। तो हम लोगों ने एक और डिवाइस बनाया जो कि मोटर का उल्टा है। मोटर से हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट देके कुछ काम करवा रहे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर से हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर उल्टा प्रोसेस, हम लोग कुछ काम करवाएंगे इससे जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम लोगों को देगा। तो लेट अस बिगिन। क्या होता है देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर डेफिनेशन, इट इज अ मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे आपको काम करना है, यानी कि आप मैकेनिकल एनर्जी दोगे, काम करना यानी मैकेनिकल एनर्जी। तो आप मैकेनिकल एनर्जी दोगे, आप इससे कुछ काम करवाओगे और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके मिलेगा। ओके, तो ये क्या है आपका डेफिनेशन, प्रिंसिपल। अब ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है, जब भी आपके पास एक कोई भी क्या है, कॉइल है, कंडक्टर है, अगर उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। इसका हम लोग अब डायग्राम देखेंगे। देखो डायग्राम एकदम सिंपल है, इसका एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर के पार्ट्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक हॉर्सशू मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो ऑब्वियसली ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है। तो मैंने ये एरो से मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा दिया। उसके अंदर एक कॉइल को रखा जाता है जो कि एक कंडक्टर होता है, कॉपर वायर, एनी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ए बी सी डी एक कॉइल है जिसका एक वायर, देखो यहाँ पे एक एक्सेल लगाया गया जो कि रोटेट होगा, ये एक्सेल रोटेट होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ये रिंग और ये रिंग,
R1 ये जो रेड कलर का दिख रहा है R1 रिंग है, रेड कलर का जो ये R2 रिंग है, दो रिंग इसमें लगाया गया, एक्सेल है जो कि रोटेट होगा। उसके बाद ये रिंग के ऊपर ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है ब्रश है, तो यहाँ पे भी है, तो ये B1 ब्रश है, ये B2 ब्रश है, कार्बन का ब्रशेस रहते हैं। तो यहां से हम लोग ने वायर को यहाँ पे रिंग पे लगाया और ये वायर को हम लोगों ने एक्सटर्नल सर्किट दैट इज गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट कर दिया। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी लेक्चर में बताया था गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट। ओके, तो एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन था। अब इसके अंदर आपको देखना है, ये जो रिंग होता है ये रिंग फिक्स होता है, ये मूव नहीं करते, बट ये जो वायर्स है, ये वायर रिंग के अंदर देखो, जैसे ये है रिंग, तो ये वायर जो आ रहा है, देखो ये रिंग है, ये वायर ऐसे आया है, तो ये जो वायर ये रिंग के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि ये एक्सेल अगर मूव करेगा तो ठीक है, तो ये वायर रिंग के अंदर मूव करेगा, रिंग फिक्स होंगे, राइट। कार्बन ब्रशेस भी फिक्स होंगे, कार्बन ब्रशेस, ये सपोज कार्बन ब्रशेस है, ये वाला रिंग है मेरा, तो रिंग है, ये जो रिंग है ये देखो कार्बन ब्रशेस और रिंग फिक्स है, इसके अंदर वायर है, जो ये वायर मूव होंगे अगर जब पूरा ABCD कॉइल घूमेगा तो आपका ब्रश और रिंग कैसा होता है, फिक्स होता है, अपनी जगह पे होता है। ओके, आगे इसके बीच में मैंने एक्सेल लगा दिया जो कि कंडक्टर ये है, सिस्टम है मेटेलिक का जो कि मूव करेगा। अब इसके वर्किंग पे आएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहे, जब ये रोटेट होगा, जब ये घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रहा है इसका मतलब इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक है वो चेंज हो रहा है, तो इससे क्या होगा, इसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो जब इसके अंदर EMF इंड्यूस होगा, इसके अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा, EMF इंड्यूस होगा, और जब इसके अंदर EMF इंड्यूस होगा तो वो यहां से हम लोग को दिखेगा, EMF मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके वर्किंग के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, इसका वर्किंग क्या होगा। तो देखो यहाँ पे व्हेन, पहला पॉइंट, जब हम लोग इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, आप कोई भी डायरेक्शन में रोटेट कर लो, चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये जो ABCD है, ये ABCD को हम लोग इस तरीके से रोटेट करेंगे, ठीक है, यानी कि AB बाहर आएगा, CD अंदर जाएगा, तो ये है ABCD, तो इसको ऐसे हम लोग रोटेट करेंगे, ठीक है। एक्सेल को घुमाएंगे तो ये ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल से ये दोनों वायर कनेक्टेड है, तो एक्सेल घूमेगा तो ये भी घूमेगा। ओके, चलो, तो यहाँ पे when coil ABCD is rotated such that AB side comes out of the field and CD goes inside the field, then डायरेक्शन ऑफ करंट इज, देन करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट इज इंड्यूस। चलो देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा नियम, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, जब आप कॉइल ABCD को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे सच दैट AB बाहर आ रहा है, कमिंग आउट, AB बाहर आएगा, ठीक है, या तो आप बोल सकते हो ये ऐसे अगर रखा तो ये ऐसे हो जाएगा और ये अंदर जाएगा, या तो ऐसे रखा तो ये ऐसे रोटेट, ठीक है। तो जब AB बाहर आ रहा है तो हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बोलता है आपको तीनों फिंगर को स्ट्रेच करना है, मोशन किधर हो रहा है, तो देखो इसका मोशन बाहर की तरफ हो रहा है, या तो अभी ऊपर की तरफ हो रहा है, अगर इसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, मोशन कौन बताता है, थंब, मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट का डायरेक्शन, तो मोशन किधर हो रहा है, मोशन बाहर की तरफ हो रहा है, तो मैं बोलूंगा मोशन किधर हो रहा है, बाहर की तरफ, मोशन बाहर की तरफ हो रहा है, ध्यान देना, मोशन बाहर की तरफ हो रहा है, ये बाहर आएगा, ये ऐसे घूमने वाला, राइट, तो मोशन जो है आपका बाहर की तरफ हो रहा है, AB बाहर आएगा, थंब, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही जा रहा है, करेक्ट है, नॉर्थ टू साउथ, तो ये जो मिडल फिंगर है डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, यानी करंट सर्किट में ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ करंट सर्किट में अभी ऊपर जाएगा। इस साइड देखते हैं, ये बाहर आएगा तो ये अंदर जाएगा, CD अंदर, CD अंदर, तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो थंब को मैंने अंदर कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड सेम नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड, तो मिडल फिंगर नीचे जा रहा है, इसका मतलब CD में करंट नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम A से B, B से C, C से D, करेक्ट, C से D, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल,
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट। अब थर्ड पॉइंट क्या है, देखो इसमें करंट ABCD ऐसे तो जा रहा है कॉइल में, ब्रश में देखते करंट, तो ये करंट ऐसे आएगा और ये ब्रश में करंट इस तरीके से जाएगा। तो इस केस में द करंट इन द ब्रश विल बी फ्रॉम B2 टू B1। ब्रश से जो इस वायर एक्सटर्नल सर्किट में करंट होगा वो B2 ब्रश से B1 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन ब्रश एंड एक्सटर्नल सर्किट is from B2 to B1। ओके, आगे थर्ड देखो क्या होगा। अब जब हाफ रोटेशन हो जाएगा तो हाफ रोटेशन के बाद CD इधर आ जाएगा और AB इधर। मैंने आपको बताया रिंग जो है वो मूव नहीं करता, यानी कि ये जो वायर है रिंग से ही कनेक्टेड रहेगा। जब इधर आ जाएगा तो ये वायर इसी रिंग को कनेक्टेड रहेगा। ध्यान से देखना, फिर से आपको एक एक कंसेप्ट मिलेगा, एकदम ध्यान से देखो। ये जब घूम रहा है, घूम के CD जो है इधर आ जाएगा, AB इधर आ जाएगा। जब CD इधर आएगा तो ये वायर जो है जितना भी घूमे हमेशा इसके कांटेक्ट में रहेगा, इसके अंदर ऐसे घूमते रहेगा, तो वायर इसी से कनेक्टेड होगा। और AB इधर आ जाएगा, AB भी जो है इसी रिंग से कनेक्टेड होगा, इसी रिंग से कनेक्टेड होगा। कौन? AB भी इसी रिंग से कनेक्टेड होगा, राइट। AB भी इसी रिंग से कनेक्टेड होगा। तो अगर AB भी इसी रिंग से कनेक्टेड है, सब लोग ध्यान देना, अगर AB इसी रिंग से कनेक्टेड है मतलब कि AB साइड हमेशा R1 रिंग से कनेक्टेड रहेगा, CD साइड हमेशा R2 रिंग से कनेक्टेड रहेगा। तो जब मैंने इसको हाफ रोटेशन दिया, CD इधर आ गया, AB इधर, CD वाला वायर अभी भी इधर आके कनेक्ट हो जाएगा और AB वाला इधर आके कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा लिख देते हैं, व्हेन हाफ रोटेशन इज कंप्लीटेड, हाफ रोटेशन इज completed, CD and AB are now in opposite direction as compared to पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में जिस डायरेक्शन में था उसके अपोजिट में। अब CD यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे ये वाले ब्लू कलर से लिख देता हूं, C और D डैश बना देता हूं, मतलब सेकेंड केस है, और यहाँ पे A डैश और B डैश है सेकेंड केस का, ठीक है। अब CD यहाँ पे आ गया, AB यहाँ पे। अब CD में, अब देखो ये CD इधर है, अब ऐसे ही बाहर ही निकलेगा, तो देखते हैं बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा। जब बाहर निकलेगा तो थंब को मैंने बाहर कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, तो करंट ऊपर, मतलब CD में करंट ऊपर जाएगा, CD में करंट ऊपर जाएगा, CD में करंट जो है वो ऊपर जाएगा। लेकिन CD वायर, ये जो CD वायर है, ये वाला है ना, इतना लंबा वायर, ये जो लंबा वाला वायर है CD, वो इधर आ जाएगा। CD में करंट ऊपर जा रहा है, तो CD में अगर करंट ऊपर जा रहा है, फिर से ये वाला वायर CD इधर आ जाएगा, और CD में करंट देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से ऊपर जा रहा है। करंट अगर ऊपर जा रहा है तो ये जो रिंग है इसके अंदर से करंट आएगा तभी तो ऊपर जाएगा। तो रिंग में से करंट आ रहा है, मतलब इसमें से करंट ऐसे आएगा तभी तो ऊपर जाएगा। इसका मतलब करंट इसमें से ऐसे आएगा तभी तो CD में ऊपर करंट जाएगा। और AB इधर आ चुका है, AB इधर आ चुका है, AB में करंट, AB देखो क्या होगा, AB जो साइड है आपका अंदर जा रहा है, AB अंदर जाने वाला है, AB किधर जाने वाला है, अंदर जाने वाला है। तो जब AB अंदर जाएगा तो थंब अंदर, मैग्नेटिक इधर, करंट नीचे, तो AB में करंट नीचे रहेगा। AB किससे जुड़ा है, रिंग 1 से। AB जो है वो रिंग 1 से जुड़ा हुआ है। मैंने बोला यहाँ पे आएगा तो भी रिंग 1 से, तो रिंग 1 में करंट नीचे जा रहा है, तो करंट अगर इसमें नीचे जा रहा है, करंट अगर इसमें नीचे जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन ब्रश में से कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। और जब CD आपका इधर है तो इससे ही कनेक्टेड है, और CD में करंट ऊपर जा रहा है, तो इसमें से करंट जब ऊपर आएगा ऐसे आएगा तभी तो ऊपर जाएगा। और जो AB है आपका वो इधर आ चुका है, किससे कनेक्ट है, ये AB में करंट नीचे जा रहा है, तो इसमें करंट नीचे, अगर करंट नीचे जा रहा है करंट ऐसे जाएगा तभी तो नीचे जाएगा। इसका मतलब हाफ रोटेशन के बाद ABCD में करंट का डायरेक्शन तो वही रहेगा, यानी कि CD AB। लेकिन ब्रश में जो करंट है वो ब्रश में करंट B2 से नहीं, अब B1 से B2 की तरफ होगा, राइट।
तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है इसके अंदर। CD आपका यहाँ पे आने वाला है, करंट ऊपर जाने वाला है, तो ये रिंग में जो करंट आ रहा है यहाँ से आ रहा है तभी तो ऊपर जाएगा, मतलब ये करंट उल्टा हो जाएगा इसमें। और जो AB है यहाँ पे आ जाएगा, AB का इतना सा वायर है इससे कनेक्टेड है, AB में करंट नीचे जाएगा तो इसके अंदर से करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए तो ही नीचे जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या होगा, द करंट इन coil is now from CDBA इस तरीके से करंट का डायरेक्शन होगा, बट डायरेक्शन ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, बाहर के सर्किट में, इज फ्रॉम, कैसे होगा, इस तरीके से होगा, राइट। ये जो आपका AB है, ये वाला जो पार्ट था AB इधर आ गया है, AB किससे कनेक्ट रहेगा, रिंग 1 से, और AB में नीचे जा रहा है करंट तो ये ऐसे जाएगा, मतलब B1 से B2, फ्रॉम B1 टू B2। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन B2 से B1 था, अब एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन B1 से B2 है, तो करंट का डायरेक्शन हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो गया। इसका मतलब इसके अंदर आपको अल्टरनेटिंग करंट मिलने वाला है। Thus this cycle repeats and alternating current is produced, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, राइट। ठीक है, समझ में आ गया हम लोग को बहुत अच्छे से। अब देखो, जब हमारे इंडिया में जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कॉइल होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड में जो पावर प्लांट होता है, कॉइल है ना, मैग्नेटिक फील्ड में 1 सेकेंड में 50 बार रिवॉल्यूशन कर, रोटेशन कर लेता है। कितने बार, 50 बार। तो हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 1 सेकेंड में जितना रोटेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज। कितना होता है, 50 हर्ट्ज, मतलब दैट इज फॉर 1 रोटेशन इट टेक्स, यानी कि कॉइल जो होता है, कॉइल टेक्स 1/50 सेकेंड, बस इतना टाइम लेता है एक रोटेशन के लिए। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सिस्टम इन इंडिया। तो आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। इलेक्ट्रिक जनरेटर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इसी तरीके से इवन आप ये वाले पॉइंट्स भी वहां पे मेंशन कर सकते हो। ओके, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो खत्म हो गया। इसके बाद मैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, वो भी हम लोग अगले लेक्चर में सीखने की कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छे से सारे के सारे वीडियो को अच्छे से देखना है, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर नॉलेज। तो हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।